गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हर बार की भांति इस बार भी जैसे हम लोगों का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक जो रनिंग चैप्टर चल रहा है और उस चैप्टर में हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से हम लोगों ने देखा था कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन का जो बेसिक प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। उसमें एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आया था। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट फिर से आपको हम बता रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहने का मतलब कि यह एक डीएनए का पार्ट है। यह डीएनए है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब डीएनए। यह डीएनए हुआ और इस डीएनए में यानी डीएनए के जिस पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन होना है यानी आरएनए बनना है तो यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। और इस डीएनए का वह पार्ट जहां पर सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। तो डीएनए का इस सीक्वेंस पे जहां ये मान लो आरएनए पॉलीमरेज है तो जिस सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ है इसी सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे प्रमोटर। दूसरा पार्ट आया था हम लोगों के लिए टर्मिनेटर। तो जिस पार्ट पर आकर के दिस इज टर्मिनेटर, तो जिस जगह पर ये आरएनए पॉलीमरेज आकर के रिलीज हो जाए यानी काम अब पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टॉप कर दे तो इसको कहते हैं टर्मिनेटर। और बीच का ये जो पार्ट यानी ये हो गया स्ट्रक्चरल, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब यानी डीएनए का वह पार्ट जिससे आरएनए बनना है उसमें तीन चीज कंपलसरी रहेंगे। एक प्रमोटर यानी डीएनए का वह रीजन या वह साइट या वह जगह जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन यानी जिस डीएनए के पार्ट से आरएनए बनेगा। और एक टर्मिनेटर यानी जहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा और आरएनए का सिंथेसिस रुक जाएगा। उस रीजन को डीएनए के उस रीजन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। और ये तीनों चीज मिलकर के कहलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये तीनों चीज कौन कौन से तो हम कल भी आपको दिखाए थे। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये थ्री चीज होना जरूरी है। एक है प्रमोटर, सेकंड है आपको स्ट्रक्चरल जीन और थर्ड वन है बेटा टर्मिनेटर। ये थर्ड वन हो गया टर्मिनेटर हो गया। तो ये तीन चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे की बातों को। तो जैसा आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वह 5:3 डायरेक्शन में होता है यानी 53। बार बार हम याद दिला रहे हैं आपको 53 के बारे में। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकारियोट्स। प्रोकारियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकारियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो आप जानते हो कि साइटोप्लाज्म में होता है। क्योंकि प्रोकारियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल में क्या है, न्यूक्लियस तो है नहीं, तो सारा काम कहां होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। और जैसे रेप्लिकेशन 3 स्टेज में पूरा होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में, उसी तरह यहां पर भी यानी ट्रांसक्रिप्शन भी जो है वह 3 to 5 स्टेज है जिनमें मेन रूप से 3 स्टेज में क्या होगा, ये कंप्लीट होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले देंगे ट्रांसक्रिप्शन occurs in cytoplasm and complete in 3 steps। 3 स्टेप्स या 3 स्टेज में पूरा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप्स आप जानते हैं वह है इनिशिएशन। इनिशिएशन होने का मतलब यानी पहला स्टेप्स, ठीक है, यानी किसी चीज का इनिशिएट होना। तो इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो डीएनए होगा, आपको जो इस तरह से यह डीएनए का स्ट्रैंड है, ओके, ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ओके।
तो यहां पर आप जानते हो ए टी सी सी जी जी सी, ठीक है। तो टी ए जी जी सी सी जी, और इनके बीच में ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा। ठीक, अब आप जानते हो यहां पर ये डीएनए हो गया, एक डीएनए का ये धागा 3 इंड, तो ये 5 इंड हो गया, और ये 5 to 3 इंड हो गया, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए जो बनने का प्रोसेस है वह किससे होगा, 3 to 5 इंड वाले से होगा। इसी का नाम है टेम्पलेट। और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक सीक्वेंस होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। तो मान लीजिए ये आरएनए पॉलीमरेज है, और आरएनए पॉलीमरेज के अंदर में ये रो फैक्टर, ये सॉरी सिग्मा फैक्टर है। दिस इज सिग्मा फैक्टर और दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होगा, कहां पर, अटैचमेंट दिखाएगा। तो जिस रीजन पे अटैचमेंट दिखाता है उसी रीजन को हम लोग कहते हैं, उस रीजन को क्या कहेंगे बेटा, तो प्रमोटर साइट, यानी ठीक है, किसी काम को प्रमोट होने वाला। दिस इज, ये एरिया पे आकर के इसको अटैच होना है, तो ये हो गया प्रमोटर। तो पहला फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट काम यह है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ऑन प्रमोटर, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करेगा कि प्रमोटर पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और चूंकि बैक्टीरिया में एक ही टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ओनली वन टाइप्स के। यूकारियोटिक सेल में 3 टाइप्स के, पोल 1, पोल 2, पोल 3, और प्रोकारियोटिक सेल में ओनली वन टाइप्स आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही है, उसमें अलग अलग टाइप नहीं है। तो यूकारियोटिक सेल में देख चुके हैं, रिक्वायरमेंट में मैंने आपको सारा चीज लिखा रखा है। तो ये जो ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकारियोटिक सेल दैट बाइंड ऑन द प्रोमोटर साइट ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। तो यहां पर आकर के बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, टेम्पररी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनका, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा, वीकेंड करेगा, टेम्पररी नॉट परमानेंटली, ठीक है। वहां पर डीएनए के धागा जो सेपरेट हो रहे थे इस तरह से जो हम लोग देखे थे, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंटली टूट गया था डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन के लिए। लेकिन यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो आएगा यहां पर, तो टेम्पररी एक बबल्स का फॉर्मेशन करता है डीएनए के ऊपर, और बबल्स का फॉर्मेशन होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके बीच में टेम्पररी टूट जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर इनिशिएशन में क्या लिखना है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ऑन प्रमोटर साइट एंड टेम्पररी ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड इट प्रोसीड टू ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ये प्रोसीड कराने का काम करेगा कौन, तो ये काम करेगा आपका आरएनए पॉलीमरेज, ओके। तो आरएनए पॉलीमरेज, तो इसमें लिखेंगे इनिशिएशन पॉइंट में आरएनए पॉलीमरेज रीच दी promoter region, reach the promoter region to bind it। तो आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा प्रमोटर रीजन पे, और किस लिए, तो बाइंड करने के लिए, कहां पे, प्रमोटर के साइट पे बाइंड करने के लिए। पहला बात तो ये समझ गए आप, ओके। अब जब वहां पे ये पहुंचेगा, पहुंचने के बाद में यानी वो इनिशिएशन के लिए वहां पर पहुंच गया, उसके बाद में जो सिग्मा फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज का, वो रिकॉग्नाइज करेगा किसको, तो इस प्रमोटर साइट को, यानी प्रमोटर के रीजन को। तो सिग्मा को हम लोग कैसे, हाँ ऐसे लिख रहे थे, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सिग्मा फैक्टर किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट है। तो लिखेंगे इसको सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज
recognize to promoter site, रिकॉग्नाइज करेगा किसको? प्रोमोटर साइट को। ये सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करने का काम कर लिया। रिकॉग्नाइज जब कर लिया, ऑब्वियस सी बात है, तो रिकॉग्नाइज करने के बाद टू इनिशिएट, और रिकॉग्नाइज क्यों किया है? रिकॉग्नाइज टू प्रोमोटर साइट टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए, अब बढ़ाने के लिए कि हाँ भाई अब आरएनए जो है वह बनना है। आपको मालूम ये सिग्मा फैक्टर एक्चुअल में क्या है? सिग्मा फैक्टर इज ए इनिशिएटर फैक्टर, इनिशिएट कराने वाला फैक्टर है। और आपको ये याद रहे, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम है, तो कोर एंजाइम प्लस, ये हो गया होगा तो इधर मिटाता हूं मैं थोड़ा सा, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ये होलो एंजाइम हुआ। होलो एंजाइम आप जानते हो, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, तो ये एक तरह से सिग्मा फैक्टर इज द कोफैक्टर। तो कोर एंजाइम का मतलब आरएनए पॉलीमरेज, एंड सिग्मा फैक्टर का मतलब तो ये कोफैक्टर। और यही कोफैक्टर 3 तरह का था बायोमोलिक्यूल में, एंजाइम में बताया था मैंने। कौन कौन से थे? तो कोफैक्टर का मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल्स आयन और कोएंजाइम। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटल्स आयन का मतलब जो था वह कोई भी मेटल्स आयन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोई भी आयंस हो सकते हैं, कैल्शियम, कोई भी। तो ये कोफैक्टर है, और यही कोफैक्टर 3 तरह के बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया है मैंने। तो कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर दोनों मिलकर कहलाते हैं होलो एंजाइम। तो सिग्मा फैक्टर का काम ही है आकर के इसको रिकॉग्नाइज करना कि यही प्रोमोटर साइट है कि नहीं है। एक बार रिकॉग्निशन हो गया तो फिर क्या होगा? इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को यहां पर अब इनिशिएट होगा। दूसरा एक चीज और समझो कि यहां पर फिर से लिख देते हैं, ओनली वन टाइप आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकारियोट टू synthesize all three types of RNA। तीनों टाइप के आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, ये पहले भी लिखा चुके हैं, फिर से रिपीट करा दिए आपको दोबारा से, के लिए आपके दिमाग में रहे। ओके, तो यहां तक की बातें आप ये ध्यान में रखिए। फिर एक पॉइंट और, तो जब आरएनए पॉलीमरेज आके यहां पर बाइंड करेगा तो हम क्या बोले थे कि बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, तो वो भी लिख देता हूं मैं। आरएनए पॉलीमरेज forms a bubbles on DNA strands। तो क्या लिखना है आपको? आरएनए पॉलीमरेज forms a bubble on DNA strand, a DNA strand by temporarily breaking off हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्पोरली क्या करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड को डीएनए के दोनों, यानी यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आकर के अटैच होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको टेम्पोरली क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। तो एक जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से, यानी एक बड़ा सा बबल्स बनेगा।
ये इस तरह से बबल, बड़ा सा बबल्स, और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था न्यूक्लियोटाइड, इधर के न्यूक्लियोटाइड में इधर के न्यूक्लियोटाइड, उसको तोड़ दिया, और ये यहां पर इस तरह से अटैच है आरएनए पॉलीमरेज। बेटा ये डायग्राम बनाना नहीं है, बस समझने के लिए है, मैं आपको लास्ट में पूरा डायग्राम बना करके दूंगा। तो ये हो गया इनिशिएशन का प्रोसेस। उसके बाद में आइए, इनिशिएशन के बाद में नेक्स्ट एलोंगेशन का प्रोसेस, कि एलोंगेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इलोंगेशन में यानी जो आरएनए पॉलीमरेज है वह न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड को आपस में ज्वाइन करेगा। ओके, तो यहां पर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो अब हेडिंग देंगे इसमें एलोंगेशन। तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए पॉलीमरेज catalyze the formation of phosphodiester bond, RNA polymerase catalyze the formation of phosphodiester bond between two nucleotide of synthesized RNA with the help of Mg+2 आयन। तो अब आरएनए पॉलीमरेज Mg+2 आयन के मदद से, और आरएनए पॉलीमरेज का मतलब कोर एंजाइम, अब यहां पर सिग्मा फैक्टर नहीं है, सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करा के निकल जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज, या इसी को सिर्फ कोर एंजाइम भी लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में करके। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज ब्रैकेट में कोर एंजाइम कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ सिंथेसाइज आरएनए। अब इसी चीज को हम आपको पहले यहां पर बना के दिखाते हैं। बेटा आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है, समझना है। अगर जिसको बनाने का मन है वो बना भी सकते हैं, बट हम आपको समझाने के लिए यहां पर दिखा रहे हैं। ये समझिए डीएनए है, ठीक, एक बड़ा सा बबल्स का फॉर्मेशन हो गया। बबल्स के फॉर्मेशन होने के बाद यहां पर ए, यहां पर टी, यहां पर सी, यहां पर जी, यहां पर सी, यहां पर जी। ओके, और यहां पर क्या है, ये समझो कि आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज है। तो पहले कोई एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो न्यूक्लियोटाइड इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या काम कर रहा है, तो वो देखना है आपको। और क्या करे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। कैसे, तो ये देखो यहां पर समझ लो कि सी है। ओके, और ये सी पहले एक न्यूक्लियोटाइड दिखाएंगे हम लोग। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो हो गया, यहां पर भी OH और यहां पर भी OH है, और यहां पर क्या है, तो यहां पर भाई ओके, इसको उल्टा थोड़ा कर देता हूं मैं और अच्छे से हो जाएगा। कैसे आरएनए बन रहा है और आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता है, वो चीज दिखाने के लिए। तो
ये हो गया। ये हो गया। अब देखिए ये 1 और इसके 2 पार्ट में भी OH और यहां पर यह हो गया ये 5 पोजीशन, ठीक। और इस 5 पोजीशन तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2। मैं इस तरह लिखा देता हूं आपको, T का मतलब फॉस्फेट। अब इसका थर्ड पोजीशन O, यहां पर आ गया P डबल बॉन्ड O, यहां पर फिर से O, ठीक है। और ये हो गया O यहां पे ऐसे। अब यहां पे कोई दूसरा आएगा तो यहां पर ये जो यह एक न्यूक्लियोटाइड, यहां पर फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा। दूसरे न्यूक्लियोटाइड का भी मैं यहां पर लिख देता हूं, बना देता हूं आपको, इसका एक का और दूसरे का फिर 5 पोजीशन CH2 और फिर ये हो गया CH2 ये हो गया बेटा। और फिर यहां पर क्या होगा, कोई भी दूसरा, स्पेस कम है तो हम यहां पे नहीं दिखा सकते हैं। तो यह OH ग्रुप सेकेंड नंबर कार्बन पे लगा है, इसका मतलब कि यह राइबोस शुगर का है। DNA का होता तो OH ग्रुप नहीं होता, सिर्फ H होता। ये थर्ड पोजीशन और ये इसका ये 5th पोजीशन। और यहां पे मान लीजिए ये C है तो यहां पर फिर से G हो गया। ओके, अब यहां से देखते चलो, ये 1, यहां पर फिर से OH, ये सेकेंड नंबर कार्बन, यहां पर फिर से OH थर्ड, ये 4th, ये 5। तो यहां पे ये जो सारा काम है ये किसके मदद से हो रहा है, और यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर है। तो यहां पर ये T, A, G, G, G और C। देख लीजिए T का कॉम्प्लीमेंट्री, A का कॉम्प्लीमेंट्री T का A, G का C का G, ये C का G, ये C का G और ये G का C इधर है, ठीक। अब ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो है ये काम किसका है, ये RNA पॉलीमरेज आ गया है, यहां पर इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, ठीक। ये हो गया RNA पॉलीमरेज। अब यह एक न्यूक्लियोटाइड, यहां CH2 जो 5 पोजीशन है और इसके आगे फॉस्फेट लगा है, ये नंबर 1 कार्बन पे ये C लगा है। तो ये जो होगा ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक दूसरे को अटैच करेगा। फिर यहां से ये इस तरह से अटैच रहेगा। फिर कोई तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो इसके साथ अटैच रहेगा। पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इतने छोटे से स्पेस में नहीं हटेगा। बट इतना समझो कि क्या हो रहा है, RNA पॉलीमरेज आया, एक बबल्स का फॉर्मेशन किया, टेम्पोरली दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया। कैसे? बाय द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, दोनों सेपरेट हो गए, एक बबल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब न्यूक्लियोटाइड को, तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुटेंगे, कहां से कहां तक का यह एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहां पे यह एक राइबोस शुगर और एक फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, और ये यहां पर दूसरा ये जो है यहां पर आया तो ये दूसरा फॉस्फेट, या एक फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड। आपको यहां से ऐसे मैं करके दिखा देता हूं। ओके, तो ये देखो, ये फॉस्फेट हो गया और ये एक राइबोस शुगर, और यहां पर C हो गया, मतलब एक नाइट्रोजिनस बेस। तो यह एक न्यूक्लियोटाइड और ये पूरा का पूरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। दोनों न्यूक्लियोटाइड जुटे हुए हैं किससे, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और यही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कराया, तो RNA पॉलीमरेज कराया। तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री, और धीरे धीरे यही RNA पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ेगा और इस तरह से बबल्स का फॉर्मेशन
होते चला जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ के बबल्स का फॉर्मेशन होगा, ये पीछे वाला फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी फिर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एस्टैब्लिश हो जाएंगे। यहां आने के पहले यहां भी हुआ होगा। तो स्टार्ट होता है प्रमोटर साइड से और खत्म होता है टर्मिनेटर साइड पे। तो समझो कि स्टार्ट यहां से हुआ था प्रमोटर साइड, और बढ़ते बढ़ते ये आगे की ओर बढ़ा, और यहां पे हो सके आगे खत्म भी हो जाएगा। तो जितना होगा इस तरह से पॉलीमराइजेशन होकर के ये आरएनए का धागा बनके निकलते चला जाएगा। यही होता है इलोंगेशन का प्रोसेस। हमने आपको न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पर बना के दिखा दिया, जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। ओके, अब चलिए, अगर आपको यह डायग्राम बनाना है समझने के लिए बना के दिखा सकते हैं, नहीं बनाना है छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके दिमाग में है तो। मेरे हिसाब से अगर आप बना लेंगे न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे जो ये टर्म लिखे हैं कि आरएन पॉलीमरेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हो सके फिर बाद में दिमाग घूम जाके अरे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आरएनए पॉलीमरेज कैसे बनाएगा। जैसे डीएनए पॉलीमरेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना था न्यूक्लियोटाइड के बीच में, उसी तरह आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ही जुड़ते हैं। और वही दोनों के बीच में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है वो किसके मदद से होगा, तो वो आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। तो एंजाइम हुआ और एनर्जी की भी खपत होगी। तो एनर्जी कहां से आएगा, जैसे डीएनए में ट्राइफॉस्फेट था, उसी तरह यहां पर भी जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो ट्राइफॉस्फेट वाले होंगे। तो चलिए अब आगे लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चीज। अभी आगे इसमें एक दो पॉइंट और लिखेंगे इसी इलोंगेशन में, ठीक है। तो डायग्राम से आपको पूरा मैंने समझाया कि हाँ ये कैसे इलोंगेशन का प्रोसेस जो है हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो आपको डायग्राम से ही मेन चीज समझना है कि कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। डोंट बी कंफ्यूज, डीएनए का जैसे है उस तरह यहां पर भी है, बस डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते चला जा रहा था और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनके, क्योंकि आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। तो इसलिए आपको वहां पर ये यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इलोंगेशन का प्रोसेस इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, बबल्स बनते चला जाएगा, इलोंगेशन का प्रोसेस होते चला जाएगा। तो कहते हैं आरएनए सिंथेसाइज टिल पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर। जब तक आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर तक नहीं पहुंचेगा तब तक आरएनए बनते चला जाएगा। तो आरएनए सिंथेसाइज टिल पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर। जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा तब जाकर के फाइनली क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आरएनए सिंथेसिस ऑफ आरएनए कंटिन्यू, या आरएनए का जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक वो टर्मिनेटर के पास नहीं पहुंचेगा। तो इसके बाद में अब थर्ड स्टेज या तीसरा स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन, ठीक है। तो कहते हैं ए टर्मिनेटर फैक्टर, ए टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर। और टर्मिनेशन फैक्टर क्या है, ए प्रोटीन या एक तरह का प्रोटीन है टर्मिनेटर फैक्टर, या इसी को कहते हैं हम लोग रो फैक्टर। रो को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ये सॉरी हाँ, ये रो फैक्टर बाइंड विथ आरएनए पॉलीमरेज, बाइंड विथ आरएनए पॉलीमरेज एट टर्मिनेटर region to release the enzyme as well as RNA, ठीक है।
तो दोनों को रिलीज कराएगा, किसको? आरएनए पॉलीमरेज को भी रिलीज करा देगा टर्मिनेटर साइट पे, कौन? रो टर्मिनेटर फैक्टर आकर के, और जो बना हुआ आरएनए है उसको भी रिलीज करा देगा। दोनों जब रिलीज हो जाएंगे तो दोनों अलग अलग सेपरेटली हो गए। टर्मिनेटर फैक्टर आया और आरएनए पॉलीमरेज को वहां से निकाल दिया, आरएनए पॉलीमरेज निकला तो उसके बाद में फिर आरएनए भी वहां से सेपरेट होकर के रिलीज हो गया। तो जो आरएनए सेपरेट होकर के रिलीज हुआ है वो क्या है? एक सिंथेसाइज आरएनए है, ठीक है। अब जो सिंथेसाइज आरएनए है वह अब आगे जाकर के यही आरएनए जाकर के प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। लेकिन यहीं से अब बात चेंज होती है यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक में। क्या? यूकारियोटिक सेल में आरएनए जो है वह साइटोप्लाज्म में ही बना, लेकिन प्रोकारियोटिक सेल में आरएनए साइटोप्लाज्म में बना, जबकि यूकारियोटिक सेल में आरएनए न्यूक्लियस में बनेगा। अभी यूकारियोटिक सेल का हम लोग देखेंगे तो वहां पे आपको लिखाएंगे हम। तो यूकारियोटिक सेल में आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, इसलिए उस आरएनए में कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। और एक तरफ आरएनए बनता है और उसी आरएनए से फिर साथ ही साथ बैक्टीरिया में प्रोटीन का भी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बैक्टीरियल सेल फास्ट डिवाइड करता है एज कंपेयर टू यूकारियोटिक सेल, क्योंकि इसमें दोनों काम ज्यादातर एक साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो बैक्टीरियल एमआरएनए में कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। तो कहते हैं सिंथेसाइज आरएनए does not require any processing in bacterial cell so it is active RNA तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो आरएनए बना है उसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, वो एकदम एक्टिव आरएनए है, ठीक है। जबकि यही यूकारियोटिक सेल होगा तो उसमें उसको प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिसे आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें स्प्लाइसिंग, पॉलीएटेलिंग एंड कैपिंग होता है। ग्वानियोसिन का बहुत सारे ग्वानियोसिन आकर के अटैच होंगे तो कैपिंग, बहुत सारे एडेनिन आकर अटैच होगा तो टेलिंग, और बीच में से एक जॉन और इंट्रॉन सेपरेट होगा तो उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। वो सब हम लोग यूकारियोटिक सेल में देखेंगे। तो बैक्टीरियल सेल में ये सब चीज की जरूरत है ही नहीं, वो डायरेक्ट जो है वो एक एक्टिव बन जाता है, यानी एक्टिव आरएनए का ही सिंथेसिस होता है। ओके, उसके बाद में देखो कि जो प्रोसेसिंग की जब जरूरत नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो एक ही साथ इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन, और ऐसा क्यों? तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन सेम रीजन, दैट इज, दोनों का होता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना, वो आगे का टॉपिक है हमारा। बस ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों एक ही रीजन में होता है, और वो रीजन है साइटोप्लाज्म। उस रीजन का नाम है साइटोप्लाज्म। जबकि यूकारियोटिक सेल में आरएनए बनेगा न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में। प्रोकारियोटिक सेल में ऐसा कोई झंझट नहीं है, दोनों साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। और इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ज्यादातर क्या होते हैं, जनरली एक साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। यानी एक तरफ जैसे ही आरएनए बन के चालू हुआ, थोड़ा सा भी आरएनए बनता है, उसमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो कहते हैं जनरली ट्रांसलेशन स्टार्ट generally translation can start before
कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, यानी पूरा एमआरएनए बनने के बाद पहले ही जनरली जो है ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या बिफोर फुल्ली एमआरएनए ट्रांसक्राइब, ये बिफोर, ठीक है, कंप्लीट बिफोर फुल्ली एमआरएनए ट्रांसक्राइब, या ठीक है, चलो यहां तक ये बात हो गई हमारी। अब इसी चीज को हम आपको डायग्राम से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो एक कपल्ड सिस्टम होता है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, ओके। अब आइए, अब इसी चीज को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करके आपको हम दिखा देते हैं। चलिए, यह जो है वो बेटा डीएनए है, और ये डीएनए में ये हो गया इस तरह से, ठीक है, ये डीएनए हो गया, और ये डीएनए के पास यहां पर समझो कि यह प्रोमोटर साइट है डीएनए का, और यहां पर ये जो है वह आरएनए पॉलीमरेज, ठीक, और इस आरएनए पॉलीमरेज के अंदर में ये जो है वह है सिग्मा फैक्टर, दिस इज सिग्मा फैक्टर। तो ये जो प्रोसेस हुआ यह इनिशिएशन का प्रोसेस हो गया। इनिशिएशन के बाद में डायग्राम को देखते चलिए, ये इलोंगेशन का प्रोसेस आया, तो एक बबल्स का फॉर्मेशन किया है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, बबल्स के फॉर्मेशन होने से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और तब यहां पर इसमें इस तरह से या
और ये जो आरएनए होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो ये यहां से चलिए आगे आइए। तो दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो है तो इसका सीक्वेंस कंप्लीट सिमिलर होगा। ये हो गया 3 to 5 और ये हो गया 5 to 3 ओके। इसका सीक्वेंस यानी मान लीजिए यह है जो भी है ए टी सी सी जी जी सी टी ए टी सी सी जी और सी। तो ये जो आरएनए अभी तक यहां से यहां तक का जो आरएनए बना है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस स्ट्रैंड का। तो इसके ऊपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए? इसके ऊपर सीक्वेंस होगा जी सी जी जी जी। ठीक है, ए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 4 5 ओके। जी का सी का जी जी का सी का जी फिर सी का जी फिर टी का ए और फिर ए का यहां पर टी की जगह पर यू फिर से यू और यहां पर ए जी सी सी और ये हो गया जी। ठीक है, और ये समझो कि यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहां तक हम कर देते हैं। तो यहां पर इसमें क्या है? ये प्रमोटर है। तो यहीं से, तो इसके इधर वाले का नहीं होगा, ये प्रमोटर है यहां से। तो इसी यहीं तक का सीक्वेंस दिखा दिया मैंने। तो ये हो गया आपका एलोंगेशन का प्रोसेस। और एक चीज नोटिस करोगे आप, ये 5 to 3 का सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस एक जैसा रहेगा। ओके, ये 5 to 3 का सीक्वेंस। तो इधर क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन कैसे होता है? ये 5 एंड तो इधर 3 एंड। तो 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी एलोंगेशन का प्रोसेस चल रहा है। अब उसके बाद में आइए टर्मिनेशन का प्रोसेस। टर्मिनेशन का प्रोसेस दिखाने के लिए हमें आपको यहां पर क्या करना होगा? और यहीं पर एलोंगेशन का जो प्रोसेस हुआ है स्टार्ट, तो यहां पर आप ये जो सिग्मा फैक्टर आके अटैच हुआ था, इधर का इसे नहीं लिया क्योंकि सिग्मा फैक्टर हमने यहां से दिखाया है, देखो इसी धागे इसके पास से। तो सिग्मा फैक्टर को यहां पर आप सेपरेट करके आप इस तरह से दिखा दो। सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो चुका है, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ रहा है। ओके, जब आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ जाएगा यानी इलोंगेशन का प्रोसेस वहां तक हो गया है, तब उसके बाद में देखिए आप कि ये टर्मिनेशन का प्रोसेस। इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा ऊपर का, नहीं तो एक साथ में चाह रहा था दिखा दूं। नीचे वाले का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नहीं दिखेगा। ये समझ गए, इनिशिएशन हो गया, उसके बाद इलोंगेशन, अब लास्ट आइए टर्मिनेशन। और ये यूकारियोटिक सेल में भी काम आएगा, बस अंतर क्या है कि वहां पे सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर नहीं आता यूकारियोटिक सेल में। इसके बाद जो आपको हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकारियोटिक सेल, तो उसमें सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर नहीं आता है, बाकी प्रोसेस इसी तरह से चलेगा उसमें भी। चलिए, तो अब उसके बाद में आइए हम आपको दिखाते हैं ये आपका फिर से ये डीएनए इस तरह से हो गया।
ये देखिए फिर से डीएनए जो है उसी तरह से मिटा दिए हम, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। अब यहां से मान लो कि यहां तक होते होते ये टर्मिनेशन पॉइंट है, तो यहां पर आकर के ये आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो गया है। ये आरएनए पॉलीमरेज आया। अब इस आरएनए पॉलीमरेज के अंदर में अब जो फैक्टर आकर के इसके साथ अटैच हुआ है, तो वो फैक्टर है आपका रो का फैक्टर। ये हो गया रो फैक्टर और ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज, और ये फाइनली यहां तक डीएनए का, ये डीएनए से ये आरएनए बन करके रिलीज हो गया। दिस इज आरएनए। तो ये भी रिलीज हो जाएगा, यह भी रिलीज हो जाएगा। फाइनली जो आरएनए बना, अब ये आरएनए से क्या बनना है? इस आरएनए से प्रोटीन बनना है। तो तीनों प्रोसेस हो गया, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे यूकारियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन। उसमें बस कुछ पॉइंट को हमें लिखना है। प्रोसेस ऐसा ही चलेगा, डायग्राम यही रहेगा सब चीज। फिर से दोबारा डायग्राम नहीं बनाएंगे हम लोग, बस स्टार्ट करेंगे यूकारियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन। ओके।